नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेंडिक्स T2A 3A गुरुकुल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपेंडिक्स 3A का एग्जाम हुआ था जून 2024 में, उसका तीनों पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसमें पेपर थर्ड का ये पार्ट 2 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 75 तक रहेगा। ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन में बोल रहा है अ डिक्रीज इन वेगन किलोमीटर पर वेगन डे मे बी ड्यू टू, ये किस वजह से होता है। तो यहाँ पे प्रति वेगन दिन वेगन किलोमीटर के बारे में है। जो यह रेलवे में एक इम्पोर्टेंट एफिशिएंसी इंडेक्स है। ये कौन सा इंडेक्स है? एफिशिएंसी इंडेक्स है रेलवे का, ठीक है। जिससे पता चलता है कि एक वेगन का उपयोग कितना प्रभावी ढंग से हो रहा है, ठीक है। तो वेगन किलोमीटर पर वेगन डे, इसका मतलब होता है कि एक वेगन एक दिन में औसतन कितना किलोमीटर चलता है, ठीक है। एक वेगन पर डे कितना किलोमीटर चलता है। तो वेगन किलोमीटर पर वेगन डे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है कि जो वेगन है टोटल वेगन किलोमीटर, ठीक है, अपॉन टोटल वेगन डे। तो ऊपर में क्या आता है? वेगन किलोमीटर, नीचे में डिनोमीटर में वेगन डे, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है कवर्ड, इसमें शामिल होता है पहला तो कि कवर्ड गुड्स वेगन, और दूसरा ओपन गुड्स वेगन, दोनों कवर होता है इसमें। ओपन गुड्स वेगन, ठीक है, बंद वाला मालगाड़ी और खुला वाला माल डब्बा। और इसमें लोडेड वेगन द्वारा तय दूरी, लोडेड वेगन कितना किलोमीटर गया, लोडेड वेगन कितना किलोमीटर गया, ठीक है, प्लस एम्प्टी वेगन अगर है तो एम्प्टी वेगन भी कितना किलोमीटर चला, ये सब इंक्लूड होता है। प्लस गुड्स ट्रेन और मिक्स ट्रेन में कितना डिस्टेंस गया, गुड्स ट्रेन और जो मिक्स ट्रेन है उसमें कितना डिस्टेंस चला, सब इसमें शामिल है। और इसमें शामिल क्या नहीं होता ये पूछा गया, शामिल क्या नहीं है। तो इसमें एम्प्टी ब्रेक वेगन, एम्प्टी ऑयल टैंक्स, गैस होल्डर, ये सब शामिल इसमें नहीं होता है। तो इसे पूछा गया कि कौन सा किस जो वेगन ये जो होता है इसका दिन में कमी होने का कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण होता है डिले इन मार्शलिंग यार्ड, ठीक है। वेगन को शॉर्ट करने में डिले लग जाता है मार्शलिंग यार्ड में, या फिर लोडिंग अनलोडिंग करने में टाइम ज्यादा लग सकता है। लोडिंग अनलोडिंग में ना ज्यादा टाइम लग गया, या गुड्स ट्रेन का स्पीड कम है, स्पीड कम है तो ये भी एक रीजन हो जाता है, गुड्स ट्रेन का स्पीड ही कम हो गया है, ठीक है। और डिले इन मार्शलिंग यार्ड ये भी होता है। ट्रांसशिपमेंट पॉइंट गुड्स टर्मिनल स्टेशन, यहाँ भी डिले हो जाता है तो ये भी हो जाता है। या फिर रिपेयर में ज्यादा वेगन हो गया, ठीक है, रिपेयर में वेगन होने से उपयोग कम हो गया। जैसे कुछ वेगन खराब हो गया, चला गया यार्ड में, चला गया रिपेयर होने के लिए, तो उसका यूज कम हो गया ना, तो काउंट नहीं हो पाया वो वेगन। इसलिए बोलता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ वेगन्स अंडर और अवेटिंग रिपेयर्स, रिपेयर्स में चला गया तो भी हमारा एफिशिएंसी कम हो जाएगा, ठीक। और भी कारण है कि ट्रैफिक ऑफरिंग कम हो गया, माल कम मिलने लगा, वेगन बेकार पड़ा रह गया, ठीक है, डिमांड कम हो गया। तो ये क्या है एक तरह का, ये वेगन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी को बताता है, ताकि हो सही तरीके से वेगन का यूटिलाइजेशन, ठीक है। उसका आइडल टाइम को कैसे कम करें। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोल रहा है नेम द इनिशियल डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग बुक एडजस्टमेंट। आप सबको पता है बुक एडजस्टमेंट होता है जनरल वाउचर, जेबी में जेबी बनाते हैं, कुछ भी रॉन्ग होता है, लोकेशन रॉन्ग हुआ या एसपीयू रॉन्ग हो गया तो टीसी जेबी बनता है हम लोग का, तो जेबी हो गया यहाँ पे बेसिक बुक। CO6 होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल, कोई भी बिल को रजिस्ट्रेशन करने में CO6 का उपयोग, CO7 के बाद एब्स्ट्रैक्ट पेपर होकर के पेमेंट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है द चेक ऑफ RRs अंडर FIS बाय TIA इंक्लूड। तो जो RR का जो चेक होता है, RR मतलब रेलवे रिसिप्ट, जो रेलवे रिसिप्ट का चेक होता है उसमें TIA को क्या क्या
जो चेक होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो पहला होता है कि कैश रजिस्टर, रेलवे रिसिप्ट में जो अमाउंट लिखा है, आरआर में जो रेलवे रिसिप्ट में जो अमाउंट लिखा है 1000 रुपया, ठीक है, वह कैश रजिस्टर जो है या ई पेमेंट रजिस्टर में उसी दिन अकाउंट होना चाहिए जिस दिन आरआर इशू हुआ था, वो चेक होना था। और यह डाटा कहाँ होना चाहिए, एफआईएस से जनरेट होना चाहिए, एफआईएस से जनरेट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इनवॉइस और रिसिप्ट देने में अनावश्यक डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो भी चार्ज है सभी चार्ज सही तरीके से लगने चाहिए। जैसे रेलवे फ्रेट में कई टाइप के चार्जेस होते हैं, जैसे बीजीसीएन चार्ज, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। कौन कौन सा चार्ज होता है, जैसे कि बीजीसीएन चार्ज, सप्लीमेंट्री चार्ज, कंजेशन चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, आउट एजेंसी चार्जेस, सर्विस टैक्स, जीएसटी और भी जो अदर नोटिफाई चार्ज होता है, इन सभी चार्ज को सही कैलकुलेट करना, सही अकाउंट करना जरूरी है। तो ये भी चेक होता है। सेकेंड होता है कि वेट और फ्रेट का राउंडिंग ऑफ करना, ठीक है। रेलवे रूल के अनुसार वेट को भी राउंड ऑफ करना है, जैसे 10.460 है तो इसको 10 मानना है, ऐसा राउंड ऑफ करना है फ्रेट को भी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, उसका रेटिंग, राउटिंग, क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए, ठीक है। फ्रेट रेट सही होना चाहिए, करेक्ट रूट सेलेक्ट होना चाहिए, करेक्ट रूट, और गुड्स का करेक्ट क्लास होना चाहिए, कौन सा क्लास का गुड्स है वो सब सही होना चाहिए। जैसे कोल होगा तो कोल का कुछ और रेट होगा, सीमेंट होगा उसका कुछ और रेट होगा, ये सब तो जो भी है आरआर में सारे चेक होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है। अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट किसके लिए प्रिपेयर होता है, तो जो अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट होता है रेलवे का जो ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस होता है, ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में बनाया जाने वाला एक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये कहाँ बनता है अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट, रेलवे का जो ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस है वहां बनता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि क्रेडिट नोट, वाउचर, बिल्स जो मिलता है तो उसकी वसूली को ट्रैक करने के लिए अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसका पर्पस है कैश चेक के बजाय दिए गए जो क्रेडिट नोट है या वोचर की वसूली पर निगरानी रखना, ठीक है। जैसे कि डिफेंस हो गया, डिफेंस सेक्टर हमारा, पोस्टल डिपार्टमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब जो है रेलवे को तुरंत कैश पेमेंट नहीं करता है, ठीक, इसके बदले क्रेडिट नोट देता है। तो जो क्रेडिट नोट देता है जिसका पेमेंट बाद में मिलता है, तो उस पेमेंट को ट्रैक करने के लिए अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ बनाया जाता है, ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें कैरेज बिल का अकाउंटिंग होता है, जैसे क्रेडिट नोट के आधार पर जो कैरेज बिल बनता है ना, कैरेज बिल होता है डिफेंस सेक्टर के लिए, उनको एओबी में दर्ज किया जाता है, बाद में जब पेमेंट मिलता है तो उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। फिर रियलाइजेशन का निगरानी किया जाता है, जैसे पार्टी जैसे गवर्नमेंट, डिफेंस, पोस्टल से पेमेंट मिला या नहीं इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका प्रोग्रेस एंड रियलाइजेशन ऑफ कैरेज बिल ये होगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ए ऑफ द ट्रैफिक बुक इज पोस्टेड फ्रॉम, ये ऊपर डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में, साला टेक्निक। पार्ट ए किसमें होता है, स्टेशन का बैलेंस शीट में, S4 स्टेशन बैलेंस शीट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेशन बैलेंस शीट। लाइन हॉल कॉस्ट में क्या इन्वॉल्व नहीं है, इसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो लाइन हॉल कॉस्ट होता है वो क्या होता है। जो भी वैगन या कंसाइनमेंट होता है उसको ओरिजिन स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक ले जाने वाला एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है उसको बोलते हैं लाइन हॉल कॉस्ट, ठीक है। मतलब ट्रेन द्वारा माल या यात्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो वास्तविक खर्च होता है उसको बोलते हैं लाइन हॉल कॉस्ट। अब जब कोई गुड्स ट्रेन माल लेकर जाती है तो जो मूवमेंट में क्या क्या खर्च हो सकता है, तो पहला फ्यूल होता है, इलेक्ट्रिसिटी, लोको रनिंग कॉस्ट होता है, स्टाफ सैलरी होता है, ट्रैक यूज कॉस्ट होता है, सिग्नलिंग कॉस्ट होता है,
ठीक है, जिसमें बोला कौन सा शामिल नहीं है। तो जो फ्यूल कॉस्ट ऑफ फ्यूल होता है, फ्यूल कॉस्ट में डीजल का कॉस्ट आ गया, जैसे डीजल लोकोमोटिव है तो डीजल कॉस्ट, इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट, ठीक है, स्टाफ का कॉस्ट होता है, स्टाफ का कॉस्ट, स्टाफ का कॉस्ट ये सब शामिल होता है। स्टाफ कॉस्ट में आ गया लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या अदर ऑपरेटिंग स्टाफ, ये सब का कॉस्ट भी शामिल होता है। ट्रैक एंड सिग्नलिंग कॉस्ट होता है, ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नल सिस्टम मेंटेनेंस, ठीक है, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस में जो लोको खर्च हो गया उसमें सब आ गया, रिपेयर मेंटेनेंस में ही आ गया स्टाफ कॉस्ट वगैरह, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ओएटी ये भी इसमें आ गया है। इसमें प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को जो मेंटेन करना ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है, ये दूसरा चीज हो गया। माल को यहाँ गुड्स जाएगी ट्रेन तो इसमें ये कॉस्ट प्लेटफॉर्म को मेंटेनेंस वाला कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो एलएससी केवल ट्रांसपोर्ट मूवमेंट कॉस्ट है, इसमें फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉन इशू टिकट। नॉन इशू टिकट क्या होता है? तो नॉन इशू टिकट का मतलब होता है कि ऐसा टिकट जो प्रिंट इशू नहीं हुआ है, ठीक है, प्रिंट नहीं हुआ है या इशू नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री जो हो गई है या टिकट नंबर उसका अलॉट हो गया है, टिकट नंबर अलॉट हो गया है और अकाउंटिंग एंट्री भी हो गया है, तो उसको बोलते हैं टिकट फिजिकली इशू नहीं हुआ है लेकिन सिस्टम या रजिस्टर में उसका नंबर कंज्यूम हो गया है, तो उसे नॉन इशू टिकट कहते हैं। अब ये नॉन इशू टिकट कब होता है? रीजन, ठीक है, या तो कभी प्रिंटिंग एरर हो गया, जैसे टिकट प्रिंट करते समय पेपर जाम हो गया, प्रिंटर खराब हो गया, टिकट हाफ प्रिंट हुआ, ठीक है, ये सब रीजन भी होता है, प्रिंटिंग एरर। अब टिकट कैंसिल हो गया बिफोर इशू, मतलब पैसेंजर ने टिकट लेने से पहले मना कर दिया, मतलब पहले चेक वो किया और फिर बाद में बोला पैसेंजर नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी, तो बुकिंग क्लर्क ने गलती से टिकट जनरेट कर दिया तो उसको नॉन इशू पे कर देंगे बुकिंग, ठीक है। तो टिकट इशू टू द पैसेंजर बट कैंसिल ऑन द फॉलोइंग टिकट बिकॉज ऑफ ऑपरेटर मिस्टेक, तो ये इसका नॉन इशू हो जाएगा। तो ये जो नॉन इशू टिकट है इसको हम लोग सेल नहीं मानते हैं, सेल नहीं माना जाएगा, रिवेन्यू इसका नहीं माना जाएगा, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड में एंटर किया जाता है इसको, ठीक है। रेलवे में इसका उपयोग करते हैं कि टिकट नंबर कंटिन्यूटी मेंटेन करना, पहला बात तो है, फ्रॉड को रोकना, रिवेन्यू लीकेज रोकना, ऑडिट को कंट्रोल रखना, ठीक है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, टिकट इशू टू द पैसेंजर बट कैंसिल ऑन द फॉलोइंग टिकट बिकॉज ऑफ ऑपरेटर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारफेयर चार्ज। वारफेयर चार्ज वह चार्ज है जो रेलवे द्वारा गुड्स को फ्री टाइम से ज्यादा समय तक स्टेशन या गुड शेड, स्टेशन हो गया या गुड शेड हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, यहां पर रखने के लिए कलेक्ट किया जाता है। मतलब फ्री टाइम समाप्त होने के बाद रेलवे प्रीमाइसेस में पर गुड्स को रखने के लिए जो चार्ज लिया जाता है उसे बोलते हैं वारफेयर चार्ज। ये बहुत बार एग्जाम में डिस्कस हो चुका है, कंसाइनमेंट डिटेन इन रेलवे प्रीमाइसेस, ठीक है, इसको बोलते हैं वारफेयर चार्ज। फ्री टाइम कितना अलाउड है इसमें? 6 आवर, 6 आवर फ्री टाइम है, इससे ज्यादा अगर रखा जाएगा स्टेशन प्रीमाइसेस में तो उसका अलग से कोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसे इसका मेन पर्पस क्यों लिया जाता है ये, तो रेलवे प्रीमाइसेस का यूज करने का चार्ज है ये गुड सेट प्लेटफॉर्म को अननेसेसरी ऑक्यूपायर होने से रोकता है, ये क्विक लोडिंग अनलोडिंग को इनकरेज करता है ये, ठीक है, कंजेशन अवॉइड करना, ये सब इसका रीजन है वारफेयर चार्ज कलेक्ट करने का। वारफेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश इन ट्रांजिट मींस, कैश इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? शिपिंग ऑफिस है उसमें फिजिकली रिसीव नहीं हुआ है, फिजिकली रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, जब कैश भेज दिया गया है लेकिन अभी डेस्टिनेशन ऑफिस तक नहीं पहुंचा है उसे कैश इन ट्रांजिट कहते हैं। तो क्रेडिट टेकन बाय स्टेशन बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ डेटमेंट, उसमें भी अकाउंट्स नहीं हुआ है, उसको उस पीरियड को बोलते हैं, यहां से यहां जाने के बीच में जो रास्ता वाला पीरियड है वो हो गया कैश इन ट्रांजिट।
मतलब कैश ऑलरेडी सेंड हो गया, कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया, ठीक है, इसके पास, स्टेशन के पास, लेकिन रिसीवर के पास कैश अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट में शो करते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक कैश विटनेस बिलोंग्स टू डैश डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो ट्रैफिक कैश विटनेस पहले होता क्या है, यह रेलवे ऑफिसर होता है, ऑफिशियल रेलवे ऑफिसर कर्मचारी, ठीक है। जो ट्रैफिक कैश जो होता है, बुकिंग कैश होता है, उसका काउंटिंग, रेमिटेंस या हैंडिंग ऑफर के समय उपस्थित रहता है, उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। ये कौन सा डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल्स होता है। ट्रैफिक केस में क्या आता है, ट्रैफिक केस में आ गया है पैसेंजर टिकट सेल जो होता है, पैसेंजर टिकट सेल होता है, उससे जो अर्निंग होता है, पार्सल बुकिंग, गुड्स बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट सेल होता है, अदर ट्रैफिक अर्निंग होता है। ये सब ट्रैफिक केस विटनेस का काम करता है, वेरीफाई करने का काम होता है, ठीक है। तो ट्रैफिक केस विटनेस एक रेलवे ऑफिसर है, ठीक है, उस who witness and verify the counting and remittance of traffic केस। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फॉर स्लीपर क्लास जर्नी टिकट चार्ज इज 10 किलोमीटर, कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए स्लीपर क्लास जर्नी के लिए। इंडियन रेलवे में स्लीपर क्लास का जो फेयर होता है, कैलकुलेट करते समय मिनिमम 200 किलोमीटर का चार्ज लिया जाता है, ठीक है। स्लीपर का कम से कम 200 किलोमीटर, चाहे उससे कम ही क्यों ना ट्रेवल करे। अगर पैसेंजर अगर 120 किलोमीटर भी ट्रेवल करता है तो उसका हम लोग चार्ज लेते हैं 200 किलोमीटर का, 180 भी करेगा तो भी 200 किलोमीटर, अगर 250 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 250 किलोमीटर का चार्ज लगेगा, लेकिन 200 से कम होगा तो मिनिमम 200 किलोमीटर। नेक्स्ट, अ सीजन टिकट कैन बी इशूड नॉर्मली अप टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। मंथली सीजन टिकट होता है एमएसटी, या मंथली या एमएसटी वाले मंथली टिकट, सीजन टिकट या क्वार्टरली सीजन टिकट, इसको मैक्सिमम 150 किलोमीटर डिस्टेंस तक इशू होता है, इससे ज्यादा के लिए हम लोग इशू नहीं करते हैं। मैक्सिमम 150 किलोमीटर, मिनिमम कितना भी जा सकते हैं, मैक्सिमम इतना है। अब दो पैसेंजर रोड ट्रेवल करने के लिए सीजन टिकट ले सकता है, लेकिन डिस्टेंस 150 किलोमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह रूल मेनली कहाँ होता है, एमएसटी टिकट सब अर्बन रेलवे के लिए, यहाँ पर सब अर्बन चलता है, और सॉरी, यह रूल सब अर्बन और नॉन सब अर्बन दोनों के लिए होता है, दोनों के कम्यूटर के लिए। मतलब 120 किलोमीटर का जा रहे हैं तो अलाउ है, 150 किलोमीटर अलाउ है, जैसे ही 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आपका सीजन टिकट नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 150। SLR, SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटिंग कम लगेज रेट, ठीक है। ये क्या होता है, यह एक तरह रेलवे का एक कोच होता है, रेलवे का ये कोच है, इसमें एक भाग में पैसेंजर बैठने की व्यवस्था होती है, सीटिंग, और दूसरे भाग में लगेज, लगेज और पार्सल, लगेज और पार्सल दोनों रख सकते हैं। और इसमें गार्ड कैबिन भी होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLR। SLR क्या हुआ, सीटिंग हो गया, लगेज भी हो गया और रेक भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट डिनोट किसको करता है। वह पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, टोटल कॉस्ट जो होता है वो टोटल अर्निंग मतलब रिवेन्यू के बराबर हो जाता है। टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल, इसको बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट। जहां रेलवे जितना खर्च करता है उतना ही इनकम मिल जाता है, रेलवे जितना खर्च करेगा उतना इनकम मिल गया तो उसे बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, इसको बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे कि टोटल कॉस्ट हो गया 10,000, ठीक है, टोटल अर्निंग क्या हुआ 10,000, तो ये पॉइंट हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अगर अर्निंग 12,000 है तो अगर अर्निंग 12,000 हो गया तो प्रॉफिट 2,000 का हो गया, अगर 8,000 का
अर्निंग हुआ तो 2000 का लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सब मेजर हेड इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रैफिक अर्निंग। ट्रैफिक अर्निंग ये तो सबको पता है, एक्स वाई जेड होता है, डब्ल्यू का कोई जिक्र नहीं है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अनेक्सर सी ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का अनेक्सर सी है वो क्या शो करता है? तो अनेक्सर सी जो है वो वारफेज डिमरेज का जो वेव ऑफ होता है ये शो होता है, कितना एक्रूड हुआ और कितना रिकवर हुआ। ठीक है, दोनों का अमाउंट शो करता है इसमें। नेक्स्ट है टीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द नेम चेंज रजिस्टर विद द रिलेवेंट पेपर एंड एप्लीकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ, किस एक्सटेंट तक? वो नेम चेक रजिस्टर जो होता है, नेम चेंज रजिस्टर में पैसेंजर या कंसाइनर या कंसाइनी का नाम चेंज होने का अगर रिकॉर्ड होता है तो टीआईए को चेक करना होता है कि लास्ट इंस्पेक्शन के बाद जितने भी नेम चेंज एंट्री हुए हैं उन सभी का 100% वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, ताकि जो फ्रॉड हो उसको रोक सके, अनऑथोराइज डिलीवरी रोकने के लिए या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करने के लिए। जैसे करेक्ट आंसर होगा 100% चेक फ्रॉम द लास्ट इंस्पेक्शन। जो पिछला जो इंस्पेक्शन हुआ था उससे अब तक जितने भी चेंज हुए 100% उसको चेक करना। नेक्स्ट है द रेट ऑफ बिजी सीजन चार्ज ऑन कंटेनर ट्रैफिक। वो क्या होता है? बिजी सीजन चार्ज, पीक सीजन में एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो कंटेनर ट्रैफिक वो बिजी सीजन चार्ज होता है 10% होता है। ठीक है, इसका पर्पस है कि हाई डिमांड को कंट्रोल करना। इसका पर्पस क्या है कि हाई डिमांड को कंट्रोल करना और रेलवे रिवेन्यू को इंक्रीज करना। जब एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं मतलब क्या? नेक्स्ट है फॉर डिटेनिंग प्राइवेटली ऑन वैगन्स ऑन रेलवे लाइन बियॉन्ड ऑथराइज फ्री टाइम, कौन सा चार्ज लेते हैं? वो होता है स्टैबलिंग। ठीक है, डिमरेज क्या होता है? रेलवे वैगन डिटेंशन के लिए, डी फॉर डिमरेज और डी फॉर डिटेंशन। ठीक है, वारफेज होता है गुड्स डिटेक्शन के लिए, गुड्स को अगर रोक कर रखे रेलवे प्रीमाइसेस में तो उसको बोलते हैं वारफेज। और जो प्राइवेट वैगन डिटेंशन होता है उसको बोलते हैं स्टैबलिंग, प्राइवेट वैगन्स डिटेंशन उसको बोलते हैं स्टैबलिंग। तो हमारा बोला गया है प्राइवेटली ऑन वैगन। ठीक है, और स्टैकिंग होता है गुड्स स्टैकिंग चार्ज। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टैबलिंग। डैश सर्विस इज एन अनप्रोडक्टिव सर्विस, कौन सा? इसको बोलते हैं संटिंग। संटिंग मीन्स क्या होता है? वैगन्स रीपोजिशनिंग, वैगन को बस रीपोजिशन करते हैं एक पोजीशन से दूसरी जगह विदाउट रिवेन्यू अर्निंग। इसमें रिवेन्यू कोई अर्न नहीं होता है, विदाउट रिवेन्यू अर्निंग। ठीक है, ये अनप्रोडक्टिव है क्योंकि यहाँ पे क्यों फ्रेट रिवेन्यू जनरेट नहीं होता है, सिर्फ ऑपरेशनल वर्क होता है संडे। ठीक है, पैसेंजर गुड्स अदर गुड्स ये सब से तो अर्निंग होता है, ये प्रोडक्टिव में आता है। ट्रैम्स का फुल फॉर्म तो बहुत फेमस है, ट्रैफिक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। एम्स जो हमारा है अकाउंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऐसा ट्रैफिक अकाउंट में टैम्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अलोकेशन पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, उसको क्या टर्म कहते हैं? उसे कहते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ऐसा प्लेस वेयर cost is measured and controlled। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया स्टेशन, शेड, वर्कशॉप।
ये सब एग्जाम्पल हो गया इसका। इसका पर्पस क्या है? कॉस्ट को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। ठीक है, इसका कॉस्ट सेक्टर। Next, which part of traffic would deals with result of apportionment of traffic interchange with other railway and private part company? ये फिर ये हो गया पार्ट सी से। ठीक है, अपॉर्चमेंट होता है पार्ट सी, अपॉर्चमेंट होता है पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ चार्ज इन कोस्ट केस ऑफ गुड्स ट्रैफिक? वो होता है 100 किलोमीटर। इवन इफ गुड ट्रेवल्स लेस देन 100 किलोमीटर, चार्ज इज कैलकुलेटेड मिनिमम 100 किलोमीटर। गुड्स ट्रैफिक 100 किलोमीटर, ये होता है मिनिमम रेवेन्यू गारंटी। नेक्स्ट है, द इंटरवल ऑफ टाइम इन डे बिटवीन टू सक्सेसिव लोडिंग ऑफ वैगन, उसे बोलता है वैगन टर्न अराउंड। वैगन टर्न अराउंड क्या होता है? टाइम टेकन बिटवीन लोडिंग अनलोडिंग। किसमें लोडिंग, पहले लोडिंग होगा, फिर अनलोडिंग, फिर रीलोड करेंगे। तो ये जो होता है, ये इंटरवल होता है दो सक्सेसिव लोडिंग का वैगन का, उसे बोलते हैं वैगन टर्न अराउंड। ठीक है, टोटल टाइम ये क्या होता है? टोटल टाइम डिवाइड करते हैं इसको नंबर ऑफ वैगन से, तो जा करके वैगन टर्न अराउंड निकलता है। तो लोअर टर्न अराउंड होगा तो बेटर एफिशिएंसी। अगर ये लोअर टर्न अराउंड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये बेटर एफिशिएंसी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रेट बिफोर अपॉर्शनिंग गुड्स अर्निंग और ऑन कैरिड बेसिस। ये होता है टर्मिनल कॉस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट चार्ज। ठीक है, बिफोर जो होता है फ्रेट का अपॉर्चमेंट होता है, उससे पहले हम लोग क्या क्या काटते हैं? तो टर्मिनल चार्ज काट लेते हैं और ट्रांसशिपमेंट चार्ज काट लेते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, रिमेनिंग अमाउंट, उसका पोर्शन किया जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किलोमीटरेज ऑफ ट्रैक इक्वेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेन्स रन पर डे, होता है इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर। ट्रैक कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट सिंगल लाइन बेस्ड ऑन ट्रैफिक डेंसिटी। इसका यूज करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। और कॉस्ट एनालिसिस के लिए। ठीक है, इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर कि कितना ट्रेन रन किया पर डे उस ट्रैक पे, इस ट्रैक पे कितना ट्रेन रन कर रहा है पर डे, वो होता है इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर। वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। स्टेशन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि वह अमाउंट या आइटम जो स्टेशन लेवल पर पेंडिंग होता है। जैसे कि पहले इसमें क्या क्या आता है? पहले इसमें आता है अनएडजस्टेड कैश, अनपेड चार्ज, आउटस्टैंडिंग डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अनकनेक्टेड वॉचर हो गया या फिर बैलेंस रिकवरी पेंडिंग हो गया। ये सब, इन सभी आउटस्टैंडिंग आइटम को क्लियर करना किसका काम है? ये होता है स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर का ड्यूटी होता है कि स्टेशन अकाउंट को करेक्ट रखना, आउटस्टैंडिंग आइटम को रेगुलर रिव्यू करना, पेंडिंग आइटम को क्लियर करना, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंट ऑफिस से कोऑर्डिनेशन करना। इसका काम हो गया स्टेशन मास्टर का। नेक्स्ट है, TIA required to maintain dash showing the movement of work done and forecast of movement for the next period and the advice in prescribed format sent to HO not later than the beginning day of the succeeding week। ठीक है, इस रजिस्टर में क्या क्या होता है? इसमें होता है कौन सा प्लेस विजिट किए हैं,
वर्क डन क्या क्या हुआ है, और फ्यूचर मूवमेंट का प्लान होता है, फ्यूचर मूवमेंट प्लान। ठीक है, और ये हर हेड ऑफिस को वीकली भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रेलवे फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट इज द, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रैफिक अकाउंट डिपार्टमेंट का, ना कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का। रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, इसका मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि रेलवे को जो अन्य डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि कॉमर्शियल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया, आदि से जो पैसा मिलना है उसकी रिकवरी उसका रिकवरी करना और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, ये काम किसका? ट्रैफिक अकाउंट का जिम्मेदारी। ठीक है, ट्रैफिक अकाउंट का, ट्रैफिक अकाउंट्स का जो है बहुत सा जिम्मेदारी होती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट का भी रिकॉर्ड रखना होता है, इसका रिकॉर्ड रखना, इस डिपार्टमेंट से कितना पैसा लेना है, कौन सा अमाउंट पेंडिंग है, और रिकवरी को मेंटेन करना। पेंडिंग जो बिल है उसको हमेशा रिकवरी को फॉलो अप करना, आउटस्टैंडिंग क्लियर करवाना, प्रॉपर अकाउंटिंग, ये सब काम होता है। इंटर डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट होता है, सारा सारा काम होता है, ट्रैफिक अकाउंट का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिवाई ऑफ एक्सेस चार्ज एंड फेयर फॉर ट्रेवलिंग विदाउट पास और टिकट और बियॉन्ड ऑथराइज डिस्टेंस इज एज पर सेक्शन डैश ऑफ रेलवे एक्ट 1989। ये किस में आता है? सेक्शन 138 में। सेक्शन 138 अप्लाई होता है व्हेन पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट या बियॉन्ड ऑथराइज डिस्टेंस। जैसे जाना है 100 किलोमीटर और टिकट लिया 50 किलोमीटर तक का, तो उसका फाइन लिया जाता है। ठीक है, जो विदाउट टिकट होता है उससे भी काटते हैं, EFT काटते हैं। जो कौन सा एक्ट होता है? रेलवे का 138। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन द कंपाइलेशन ऑफ द एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 27C, the cost of total power consumed by locomotive shall agree with the corresponding amount booked under abstract H। ठीक है, ये कौन सा होता है? ये होता है abstract H का 331, इसका करेक्ट आंसर होगा। abstract H में क्या क्या होता है? abstract H में पावर कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होता है, ये भी याद करना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द चेक TIS should ensure that parcels shown as delivered but found on hand are noted for recovery of। ये किसके लिए रिकवरी होगा? तो ये होगा वारफेज ड्यू। ये पार्सल नॉट डिलीवर्ड बट शोन डिलीवर्ड, तो ये वारफा चार्ज यहाँ पर अप्लीकेबल होता है। इसमें रेलवे प्रीमिस का जो स्टोरेज चार्ज होता है वो होता है रेलवे प्रीमाइसेस स्टोरेज चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है इन द मंथली स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट डैश एडवांस इंफॉर्मेशन टू द रेलवे बोर्ड डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू ट्रैफिक इज ओनली फर्निश्ड। तो ये होता है 7A। 7A में क्या होता है? एडवांस रेवेन्यू इंफॉर्मेशन दिया जाता है। 7B में डिटेल्ड कोचिंग का उल्लेख है, और 7C जो होता है कमोडिटी स्टैटिस्टिक होता है, कमोडिटी स्टेट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7A। नेक्स्ट है डॉग को कौन सा क्लास में, डॉग या बर्ड हो गया सब, कौन सा क्लास में लेके जा सकते हैं हम लोग? हमेशा फर्स्ट AC। ठीक है, फर्स्ट AC कूप ट्रेन में, कूप वाला हो या कैबिन हो उसमें।
थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर क्लास, यहाँ पैसेंजर को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए स्टॉक की वजह से। अगर कोई कंप्लेन कर दिया तो उसे उस नेक्स्ट नियरेस्ट स्टेशन में उतारना पड़ेगा डॉग को। डॉग ये सब क्लास में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, स्लीपर, थर्ड और सेकंड क्लास में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एसी में डॉग्स अलाउ। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोग ने पेपर जो थर्ड है उसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है 75 क्वेश्चन तक। अब एक लास्ट पार्ट बचा है इसका पार्ट थर्ड, जो कि 76 से 110 क्वेश्चन होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट थर्ड जल्दी आने वाला है।